नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेबसाइट कंटेंट। वेबसाइट के दो तरह के कंटेंट होते हैं, एक आपके पास होती है स्टैटिक वेबसाइट्स और एक होती है आपके पास डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट्स को किस चीज़ को कहा जाता है? स्टैटिक वेब पेजेस एक फ्लैट पेज होता है जिसके अंदर वेब पेज दैट इज डिलीवर्ड टू दी यूज़र एग्जैक्टली एज स्टोर्ड। जैसे ही आपका वेब पेज स्टोर किया जाता है वैसे ही यूज़र को डिलीवर किया जाता है। मतलब किसी भी के भी वेब पेज के अंदर किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होती है। जैसे कि आप यूट्यूब देख सकते हैं, किसी ने प्रीमियम ऑप्शन लिया होगा, जब सब्सक्राइब किया होगा, किसी का लाइब्रेरी फाइल्स अलग होंगी, किसी के अंदर प्लेलिस्ट वगैरह तमाम चीज़ें अलग होंगी। एक वेबसाइट एक यूज़र से दूसरे यूज़र से मुख्तलिफ है, ठीक है, लेकिन स्टैटिक वेबसाइट्स में नहीं ऐसा होता, दोनों की एक जैसी ही होंगी। तो पूरे टॉप टू बॉटम तक दोनों की एक जैसी ही वेबसाइट होंगी, उसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह नहीं होंगे। डायनेमिक वेबसाइट्स के अंदर क्या होता है? डायनामिक वेबसाइट जो होती है वो वेब एप्लीकेशन से जनरेट की जाती है। स्टैटिक वेबसाइट के अंदर तमाम यूज़र्स के लिए कंटेंट बिल्कुल सेम होता है। नेगोशिएट भी वेब सर्वर जो है वो तमाम यूज़र से बिल्कुल सेम ही करता है। इसके अंदर कोई भी किसी किस्म का भी डाटा बिसाइड एनी स्टैटिक डाटा कोई भी आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट्स के अंदर HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको फाइल्स के अंदर सेव किया जाता है और देन उन फाइल्स को HTTP के ज़रिए से स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया जाता है। स्टैटिक वेबसाइट्स बहुत ही सिंपल होती हैं, लेआउट के अंदर इंफॉर्मेशन इनके अंदर काफ़ी सिंपल होती है, कॉन्टेक्स्ट फॉर्म में होती है। इनके क्रिएशन के लिए ग्रेट लेवल ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट है, आपको बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमारे पास वेब पेज दैट must be very clear with their ideas of creating such pages since they need to hire a web designer। स्टैटिक वेब पेजेस के अंदर एक वेब डिज़ाइनर्स की बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है। स्टैटिक वेब पेजेस के अंदर फ्रंट एंड डेवलपमेंट ही सब कुछ हो रही होती है, स्टाइलिंग ही सब कुछ होती है, तो एक अच्छे वेब डिज़ाइनर की ज़रूरत इनको काफ़ी पड़ती है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो स्टैटिक वेब पेजेस के अंदर एडवांटेजेस हमारे पास क्या आ जाते हैं कि इसके लिए कोई भी प्रोग्रामिंग स्किल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। स्टैटिक वेब पेजेस के अंदर कैशे कॉपी कुछ कहीं भी आप लोग शो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नो पर्टिकुलर होस्टिंग रिक्वायर्ड, किसी किस्म की कोई पर्टिकुलर होस्टिंग इस्तेमाल नहीं की जाती है स्टैटिक को यूज़ करते वक्त। कैन बी व्यूड डायरेक्टली बाय वेब ब्राउज़र विदाउट नीडिंग अ वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर। किसी भी एप्लीकेशन और वेब सर्वर के बगैर भी स्टैटिक वेब पेजेस को ब्राउज़र आराम से शो कर देता है। इसके डिसएडवांटेज देखी जाए तो एनी पर्सनलाइजेशन और इंटरेक्टिव हैज़ टू रन क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड के ऊपर ही तमाम पर्सनलाइजेशन और इंटरेक्टिव चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमारे पास मेंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टैटिक पेजेस एज फाइल्स कैन बी इम्प्रैक्टिकल विदाउट ऑटोमेटिक टूल्स। वह स्टैटिक पेजेस के अंदर क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा हो तो किसी किस्म के ऑटोमेटिक टूल के बगैर आप लार्ज नंबर ऑफ पेजेस को स्टैटिक पेजेस को आप मेंटेन नहीं कर सकते। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक वेबसाइट्स की बात की जाए तो एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास कुछ फॉलोइंग केसेस आ जाते हैं। सबसे पहले है कि चेंज टू वेब कंटेंट इज़ इनफ्रीक्वेंट होता है चेंज करना। वेब कंटेंट बार बार नहीं चेंज किया जाता है, एक दफ़ा ही चेंज किया जाता है, उसके बाद काफ़ी अर्सा तक वही कंटेंट आपके पास होता है। उसके बाद है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर्ड इज़ अ लिमिटेड सिंपल ईमेल। एक लिमिटेड सिंपल ईमेल ही बनाया जाता है जिसके ऊपर प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हैं वो ऑफ़र की जाती हैं और उसके बाद जो आपका कस्टमर है वो आपको कांटेक्ट कर सकता है। किसी भी किस्म की एडवांस ऑनलाइन ऑर्डरिंग फैसिलिटी नहीं दी जाती बिल्कुल भी। सारा जो काम होता है वो या फिर ईमेल पे होता है या फिर आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं। उसके बाद है ऑर्डर ट्रैकिंग जैसे फीचर्स। उसके बाद वेरीफाइंग अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, ये तमाम फीचर जो होते हैं वो स्टैटिक वेबसाइट्स के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलते। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन है कि वेबसाइट के अंदर कोई भी बैक एंड सिस्टम कनेक्ट नहीं होता जो कि हमेशा ज़रूरत होती है उससे कनेक्ट होने की, लेकिन इसके अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता एक बैक एंड सिस्टम। आगे हमारे पास है डायनामिक वेबसाइट्स। डायनामिक वेबसाइट्स जो ऐसे पेजेस होते हैं जिसके अंदर प्रिपेयर्ड विद फ्रेश इंफॉर्मेशन फॉर ईच इंडिविजुअल व्यूइंग। इसके अंदर क्लाइंट को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। क्लाइंट के लिए, हर एक क्लाइंट के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ और फ्रेश इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की जाती है।
जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये स्टैटिक बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस टाइम टू टाइम किए जाते हैं। न्यूज़ कंटेंट के चेंजेस जैसे किए जाते हैं, किसी यूज़र के लिए उसके प्रेफरेंस के मुताबिक चेंजेस किए जाते हैं, गेम पेजेस बनाए जाते हैं और गेम्स के चेंजेस भी किए जाते हैं। कंटेंट जैसे जैसे दिन ब दिन बदलता है वैसे वैसे इसके अंदर भी चेंजेस किए जाते हैं। तो ये इस किस्म के होते हैं डायनामिक वेबसाइट्स। जिस तरह से स्टैटिक वेबसाइट्स के अंदर ज़्यादातर चेंजेस नहीं किए जाते, डायनामिक वेबसाइट्स के अंदर काफ़ी चेंजेस किए जाते हैं। डायनामिक वेबसाइट्स की 2 टाइप्स होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड कंटेंट क्रिएशन और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। ये दोनों चीज़ें क्या है वो भी हम देखते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड कंटेंट क्रिएशन की अगर छोटी सी मैं आपको सर्विस समरी बताऊँ तो इसके अंदर हमारे पास क्या आता है कि इंटरफेस को माउस और कीबोर्ड एक्शन या टाइमिंग इवेंट से चेंज करता है। ठीक है, किसी भी किस्म के इंटरफेस को आप लोग माउस या फिर कीबोर्ड के एक्शन से आराम से चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है आपके पास जावा स्क्रिप्ट और एक्शन स्क्रिप्ट। इसके अंदर HTML और फ्लैश के लिए इस्तेमाल की जाती है। HTML के लिए जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, फ्लैश के लिए एक्शन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी चीज़ आपके पास के वेब पेज जो ब्राउज़र है उसके अंदर यूज़र के कंप्यूटर पर जनरेट होता है। जो आपके पास ब्राउज़र पेज है वो यूज़र के कंप्यूटर के ऊपर जनरेट होता है, और जब भी आपके किसी ने भी आपकी वेबसाइट को एक्सेस करना हो तो वो आपके कंप्यूटर के ऊपर ही आएगा और उसके साथ ही कनेक्ट होगा। तो चौथी चीज़ कहूँ तो इनर HTML जो प्रॉपर्टी आपकी वो डायनामिक पेजिंग को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। साइड स्क्रिप्टिंग की बात की जाए, साइड स्क्रिप्टिंग और कंटेंट क्रिएशन की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या आ जाता है, पेज शॉर्ट्स को सर्वर पर चेंज करता है पेजेस को के बीच से। किसी भी पेजेस के बीच से ना आपके पास जो पेज का सोर्स है उसको सर्वर के ऊपर चेंज कर देता है। अगर पेज का सोर्स तब्दील हो रहा है तो सर्वर के ऊपर उसके ऊपर भी उसको चेंज कर देगा। नेक्स्ट थिंग आपके पास सर्वर रिस्पॉन्स डिपेंड करता है HTML फ्रॉम डाटा, UML पैरामीटर और ब्राउज़र टाइप के ऊपर। सर्वर रिस्पॉन्स जो है वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अंदर क्या कौन सी आ रही है, HTML फॉर्म डाटा, उसके बाद URL पैरामीटर्स, ब्राउज़र टाइप या फिर किसी भी डाटाबेस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है हमारे पास लैंग्वेजेस इसके लिए कौन से इस्तेमाल होंगे, PHP, पर्ल, ASP, JSP और उसके बाद कोल्ड फ्यूजन। CGI का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है लास्ट के अंदर। CGI के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्वर साइड की बात की जाए तो सर्वर साइड के अंदर क्या होता है कि सर्वर रिस्पॉन्स डिपेंड करता है HTML फॉर्म डाटा के ऊपर, UML पैरामीटर के ऊपर, ब्राउज़र टाइप के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसके अंदर लैंग्वेजेस कौन सी आती हैं वो भी हमने देख लिया। CGI किस लिए काम करता है जी, CGI यूज़ करके डायनामिक वेब पेज बनाता है। डायनामिक वेब पेजेस को यूज़ करके वो डायनामिक वेब पेजेस बनाता है। CGI एक कॉमन गेटवे इंटरफेस है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग CGI के बारे में देखते हैं। ओके, CGI से पहले हमारे पास एप्लीकेशन एरियाज़ आ रहे हैं डायनामिक वेबसाइट के। डायनामिक वेबसाइट के एप्लीकेशन एरियाज़ के अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ें आ जाती है। सबसे पहले है कि जी डायनामिक वेब पेज इज़ रिक्वायर्ड व्हेन द फॉलोइंग नेसेसिटीज अराइज। एक स्टैटिक वेब पेज से डायनामिक वेब पेज के अंदर किस तरह से हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुछ हमारे पास नेसेसरी थिंग होती हैं, कुछ नेसेसिटीज़ होती हैं कि जो पेज की डिमांड होती हैं, अगर वो आपके पास डायनामिक वेबसाइट से मिल गया तो दैन आप लोग डायनामिक वेबसाइट पर मूव कर सकते हैं। सबसे पहले नीड टू चेंज मेन पेज मोर फ्रिक्वेंटली टू इंकरेज क्लाइंट्स टू रिटर्न टू साइट के ऊपर क्लाइंट्स बार बार आए, इसलिए आपको हर एक दूसरे हफ्ते या फिर हर दिन जो है वो वेबसाइट का कंटेंट चेंज करना पड़ रहा है। तो अगर वेबसाइट का कंटेंट चेंज करना पड़ रहा है तो ज़ाहिर है वो स्टैटिक वेबसाइट फिर नहीं रहती। उसके बाद है इंट्रोड्यूसिंग सेल प्रोडक्शन स्कीम्स फ्रॉम टाइम टू टाइम कोई सेल्स प्रोडक्शन स्कीम्स भी शो की जा रही हैं, तब भी आपकी जो वेबसाइट है वो डायनामिक नहीं रहती, स्टैटिक हो जाती है। उसके बाद है हमारे पास नीड फॉर मोर सोफिस्टिकेटेड ऑर्डरिंग सिस्टम विद अ वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस। अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर ऑर्डरिंग सिस्टम भी लगा रहे हैं, वो जिस भी किस्म का ऑर्डरिंग सिस्टम है, तो देन आपकी वेबसाइट जो है वो डायनामिक वेबसाइट बन सकती है। ट्रैकिंग और ऑफरिंग का जो सिस्टम है, ट्रैकिंग और ऑफरिंग के सिस्टम के अंदर क्लाइंट को मोर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास फैसिलिटी टू कनेक्ट वेबसाइट टू दी एग्जिस्टिंग बैकएंड सिस्टम।
बैकएंड, अगर आप लोग डायनामिक वेबसाइट बना रहे हैं तो बैकएंड सिस्टम आपको जो है वो ख़राब नहीं करना पड़ता, आप एक नए सिस्टम को ला कर ही उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स की बात की जाए कि कौन से प्रिंसिपल हमारे डिप्लॉइंग वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल हो जाते हैं। डेवलपिंग वेबसाइट के अंदर हमारे पास जो है वो टोटल अगर बात की जाए तो टोटल 11 प्रिंसिपल्स हमारे पास टोटल बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास एक्सेसिबिलिटी के अंदर क्या है कि एक विजिटर ने जब भी आपकी वेबसाइट विजिट किया तब भी उसके आपको वेबसाइट जो है वो आपको एक्सेस हो रही हो। कस्टमर को वेबसाइट 24 आवर्स अवेलेबल होनी चाहिए। वेबसाइट अगर कम अवेलेबल होती है तो देन जो है वो हमारे नुकसान है, कस्टमर किसी और वेबसाइट्स के ऊपर जाएगा तो देन इसलिए कस्टमर्स को जो वेबसाइट है वो 24 आवर्स जो है वो एक्सेस होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है सिंप्लिसिटी। वेबसाइट के अंदर सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। वेबसाइट आसानी से जो है वो यूज़र फ्रेंडली बनी हो, आसानी से यूज़र जो है वो उसको इस्तेमाल कर सके। वेबसाइट इतनी मुश्किल नहीं बनानी कि यूज़र जो है वो इसको इस्तेमाल ही ना कर सके। नेक्स्ट हमारे पास थिंग्स है कम्युनिकेशन एंड कॉन्टैक्ट। यूज़र के साथ कम्युनिकेट करते रहना चाहिए, यूज़र के साथ कॉन्टैक्ट करना है तो करते रहना चाहिए। लेआउट्स के बारे में, ग्राफिक्स के बारे में आप लोग को अपनी वेबसाइट्स के बारे में पता चलता रहेगा, ठीक है, ताकि आप अपनी वेबसाइट को नया इन्हांस कर लें या फिर अपग्रेड कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास नेविगेशन के बारे में कभी कभार होता है कि वेबसाइट के अंदर एक नेविगेशन बार ही नहीं लगी होती, लेकिन वेबसाइट्स के अंदर वेब डिज़ाइनर्स को नेविगेशन बार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए ताकि तमाम चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो, कौन सा मेन्यू कहाँ पे है और उस मेन्यू तक जाने के लिए भी एक प्रॉपर से ऑप्शन बटन होना चाहिए, ठीक है। नेविगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेविगेशन का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल है प्रोसीडेंस के अंदर क्या होता है कि विजिटर को ऊपर वाली तमाम इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ती है और देन वो अपने पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन के ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक वर्चुअल वेट काम करता है आपके वेबसाइट के ऊपर, आपके वेबसाइट के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर। दूसरी चीज़ है कि विजिटर्स को भी काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है, इसलिए आप हर एक पार्ट को अलग अलग बटन्स के अंदर, अलग अलग वेब पेजेस के अंदर रखें जो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसके अंदर ज़्यादा वो चीज़ आपके पास फ़ायदेमंद होती है। आगे हमारे पास है गुड स्ट्रक्चर। किसी भी वेब एप्लीकेशन के पास एक अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक सिंपल सा जो कि तमाम उसके क्लाइंट्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन हो जाए बगैर किसी चीज़ के, बगैर किसी वीडियो वगैरह के, वो तमाम क्लाइंट्स को अच्छी तरह ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो जाए। उसके बाद है टाइपोग्राफ्स के अंदर आपको फॉन्ट सिलेक्शंस, फॉन्ट का साइज, स्पेसिंग, लाइन की लेंथ, ये तमाम चीज़ें भी ध्यान से चूज़ करनी पड़ती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप एप्लीकेशन अपनी वेबसाइट जो है वो किसके लिए बना रहे हो, आपका क्लाइंट कौन है। नेक्स्ट थिंग बात करें तो आपके पास स्पेसिंग आ जाती है। स्पेसिंग के अंदर पैडिंग, वाइट स्पेसेस, ये तमाम चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है एक वेबसाइट को बनाते वक्त। नेक्स्ट थिंग है हमारे पास यूजेबिलिटी के अंदर क्या आ जाता है कि एक वेबसाइट जो है वो सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं होनी चाहिए, उसको अच्छे से काम भी करना चाहिए, अच्छी तरह उसको यूजेबल भी होना चाहिए क्लाइंट के लिए। नेक्स्ट थिंग हमारे पास वर्चुअल हायरार्की आपके वेबसाइट के अंदर होनी चाहिए। वर्चुअल हायरार्की क्या मतलब होता है कि आपके पास जो आइज हैं वो एक ही कंटेंट के ऊपर, एक ही टॉपिक के ऊपर मूव ना कर रही हूँ, कुछ बेस के अंदर, कुछ ब्लॉग्स के अंदर आपका कंटेंट लिखा हो, ठीक है। एक बॉक्स विद इन बॉक्स भी आप कंटेंट लिख सकते हैं, एक अपर कंटेंट हो, दूसरा नीचे आपके पास लोअर कंटेंट हो, मतलब इस तरह से आपके पास एक प्लेन बॉक्स शेप के अंदर कंटेंट ना जा रहा हो, आपके पास एक ऊपर एक अलग से कंटेंट हो, अपर कंटेंट थोड़ा सा नीचे आपके पास अलग से कंटेंट ब्लॉक के अंदर हो, ठीक है। इस तरह से हायरार्की आपने बना के उसके लिहाज से अपने कंटेंट्स को सेव करना है। नेक्स्ट टाइम हमारे पास कंसिस्टेंसी का यहाँ मतलब इम्प्लाइज मैचिंग ऑफ एवरीथिंग इन अ वेबसाइट सच एज हेडिंग साइज, फ्रंट चॉइसेस। कभी कभार क्या होता है कि ऊपर जो वेबसाइट के स्टार्टिंग के थिंग्स होती है ना, उसके अंदर कोई और हेडिंग साइज होता है, कोई और फॉन्ट्स होते हैं, लास्ट में आते आते कोई और चीज़ें तब्दील हो जाती है। तो वेबसाइट में कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूरी वेबसाइट एक जैसी बनाने के लिए कंसिस्टेंट होना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास रेगुलर टेस्टिंग। वेबसाइट को रेगुलरली टेस्ट करना चाहिए ताकि आपके पास वेबसाइट के अंदर कुछ देर के बाद कोई एरर वगैरह जो है वो कर हो गया तो दैन आप उसको रिमूव वगैरह कर सकें।
टेस्ट अर्ली एंड टेस्ट ऑफन, और T2 इज अनदर वेबसाइट वेब डिज़ाइन प्रिंसिपल दैट ऑल डिज़ाइनर एंड वेबसाइट ऑनर्स मस्ट कंसीडर। इसके अंदर आपके पास है कि टेस्ट आप लोग पहले भी कर सकते हैं और बार बार भी अपने टेस्ट वेबसाइट को अपना टेस्ट कर सकते हैं, या फिर T2 का सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, ताकि आप लोगों की वेबसाइट जो है वो किसी भी किस्म के वायरस वगैरह से बची रहे, महफूज रहे। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट ओके, यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल्स ख़त्म हो चुके हैं। डेवलपिंग वेबसाइट्स के प्रिंसिपल हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं। लास्ट हमारे पास CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस। कॉमन गेटवे इंटरफेस के लिए भी डायनामिक वेब डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास CGI प्रोग्राम में इट्स एम्बेडेड CGI इंटरफेस टैग्स कैन बी रिटन इन एन लैंग्वेज सच एज। CGI के प्रोग्राम्स को आप लोग किस तरह से राइट कर सकते हो, CGI के टैग्स प्रोग्राम्स भी लिखे जा सकते हैं और CGI इंटरफेस टैग्स भी लिखे जा सकते हैं। CGI के जो प्रोग्राम है वो CGI इंटरफेस टैग्स को इस्तेमाल करके लिखे जा सकते हैं, और उसके अंदर कौन सी लैंग्वेजेस आ जाती हैं जो CGI टैग्स को सपोर्ट करती है, उसमें C++, शेल स्क्रिप्ट एंड देन लैंग्वेजेस आ जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास थी CGI की डेफिनेशन। और सो आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। पहले हाफिज़।